Hey everyone, I am Shivani Vasist and here we are going to discuss the making of the Indian Constitution, and these are the points we are going to cover here in 3 lectures. So let's start with lecture number 1. 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था. अब क्वेश्चन इज दिस कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना कैसे. सबसे पहले बनाई गई असेंबली दैट इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट फॉर्मल डिमांड करती है स्वराज पार्टी एट अ कॉन्फ्रेंस इन रांची इन May 1934. In May 1934, M.N. Roy was the one who gave the idea of Constituent Assembly, और वो ये जो स्वराज पार्टी की जो डिमांड थी इसे पुट फॉरवर्ड करती है, मींस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को आगे बढ़ाती है. इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1935 डिक्लेयर कि यस, इंडिया के पास उसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए जिससे कि वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके. एंड इन 1938 जवाहरलाल नेहरू सेड कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी वो बेस्ड होगी ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, मींस एवरी एडल्ट ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, सोशल स्टेटस एंड बिना किसी आउटर इंटरफेरेंस के. अब ये जो डिमांड इंडिया कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस डिमांड को एक्सेप्ट करती है विद सम प्रपोजल्स. सो फर्स्ट इज अगस्त ऑफ 1940. 1940 वाज अ पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसमें ब्रिटेन में एक वॉर चल रही है, और इस ऑफर के पीछे ब्रिटिश का इतना पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि वो चाहते हैं कि ब्रिटेन में चल रही वॉर में इंडिया उसको सपोर्ट करे. और ये जो ऑफर है लाते हैं लॉर्ड लिलिंथ को. अब इस ऑफर में वो इंडिया को क्या क्या चीज ऑफर करते हैं. फर्स्ट वो यही लिखते हैं कि दे वांट इंडिया सपोर्ट इन ब्रिटिश वॉर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि इंडिया उस वॉर में ब्रिटिश को सपोर्ट करे. सेकेंड, दे अलाउ इंडिया इन ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल. दे फॉर्म अ वॉर एडवाइजरी काउंसिल एंड दे प्रॉमिस कि एक बार ये वॉर एंड हो जाए उसके बाद इंडिया कैन मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन. बट इस ऑफर को इंडिया रिजेक्ट कर देता है. क्या क्या के कि नो, ब्रिटिश में चल रहे वॉर में इंडिया उसका पार्ट नहीं है, इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करेगा. In 1942, British government came with another proposal, that is Cripps Proposal 1942 given by Sir Stafford Cripps. अब इस प्रपोजल में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या ऑफर करती है. सबसे पहले 1942 इज अगेन द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसमें ब्रिटिश में एक वॉर चल रहा है और उनका सेम इंटरेस्ट होता है कि वो इंडिया का उस वॉर में सपोर्ट चाहते हैं, एंड वो इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेटस देने की बात कहते हैं. एंड दे प्रॉमिस कि एक बार वॉर खत्म हो जाए उसके बाद इंडिया कैन मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन. वो कहते हैं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड कर रहा है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स कैसे इलेक्ट होंगे, कैसे मेंबर्स आएंगे. तो वो कहते हैं जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उससे जो मेंबर्स होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे और उसे नॉमिनेट करेगा किंग. और जो ब्रिटिश प्रोविंस हैं उससे मेंबर्स इलेक्टेड होंगे बाय द प्रोविंशियल असेंबली. मीन जो ब्रिटिश प्रोविंस हैं उनके पास पहले से एक असेंबली है दैट इज प्रोविंशियल असेंबली, और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आने वाले मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे. इसमें एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये आती है कि वो कहते हैं कोई भी इंडिया का प्रोविंस अगर आगे जो हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है उसका पार्ट नहीं बनना चाहता, उसे ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक सेपरेट एग्रीमेंट साइन कर सकता है. और इसमें इस प्रपोजल में जो मुस्लिम लीग है वो तो एक सेपरेट स्टेट दैट इज पाकिस्तान की डिमांड करते हैं, जिसे ये जो क्रिप्स प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर देता है. अब देखिए ये है क्रिप्स प्रपोजल, लेकिन ओवरऑल इंडिया इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है. क्या कह के कि पहला, नो, ब्रिटिश में चल रही वॉर का इंडिया पार्ट नहीं है, उसे सपोर्ट नहीं करेगा. और दूसरा ऑब्वियसली जो स्टेटमेंट कि इंडिया की कोई भी प्रोविंस अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनना चाहता है तो फॉर फ्यूचर स्टेटस वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक सेपरेट एग्रीमेंट साइन कर सके. सो इस वजह से इस प्रपोजल को इंडिया रिजेक्ट कर देता है. कैबिनेट मिशन प्लान इज अ प्लान जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ की बात करता है. हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स कैसे इलेक्ट होके आएंगे उस प्रोसेस की बात करता है. एंड दिस प्लान इज गिवन बाय पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर. देखिए, अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसकी टोटल स्ट्रेंथ 389 है. इस 389 को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में. 296 सीट्स वो ब्रिटिश इंडिया को देते हैं एंड 93 सीट्स वो प्रिंसली स्टेट को देते हैं. प्रिंसली स्टेट इंडिया की वो स्टेट जहां पर किंग रूल है, एंड ब्रिटिश इंडिया इंडिया की वो स्टेट जहां पे ब्रिटिश अपना रूल कर चुके थे. सो उन्हें वो देते हैं 296 सीट्स. अब ये 296 सीट्स डिवाइड होती हैं 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में, मुस्लिम, सिख एंड जनरल.
अभी 296 सीट्स को वो डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, दैट इज वो 292 सीट्स वो 11 गवर्नर प्रोविंस को देते हैं एंड 4 सीट्स वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस को देते हैं। अब इसमें क्या फर्क है? चीफ कमिश्नर प्रोविंस इंडिया की वो प्रोविंस जो ज्योग्राफिकली या पॉलिटिकली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी कि वहां पर गवर्नर बैठाया जाए। तो ऐसे 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस हैं जिन्हें उन्होंने दी 4 सीट्स, मींस 1 for 1 प्रोविंस। 292 सीट्स वो 11 गवर्नर प्रोविंस को देते हैं। गवर्नर प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया की वो प्रोविंस जो ज्योग्राफिकली एंड पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट होंगी, जहां पे उन्होंने अपना गवर्नर बैठाया, तो उन्होंने उन्हें दी 292 सीट्स। अब देखिए टोटल सीट्स 389 है। अभी 389 सीट्स मींस 389 रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि डिवाइड है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, मींस 1 सीट proportion to 1 million population, means 1 seat for every 10 lakh population। अब देखिए ये 389 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये टोटल स्ट्रेंथ है किसकी? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब ये हमारे 389 रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक पहुंचेंगे कैसे? प्रिंसली स्टेट से जो 93 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो नॉमिनेटेड है, और उन्हें नॉमिनेट कौन करेगा? किंग, द हेड ऑफ द स्टेट। और ब्रिटिश इंडिया से जो 296 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो इलेक्टेड हैं। अब देखिए स्टेटमेंट है, ब्रिटिश इंडिया से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हु देमसेल्फ इलेक्टेड बेस्ड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज। एंड ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है ये बेस्ड है PRSTV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब हुआ? देखिए जो हमारी ब्रिटिश इंडिया है उसमें पहले से एक असेंबली थी, दैट इज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसमें जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड थे, और जो इलेक्शन था वो बेस्ड था ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज। लिमिटेड फ्रेंचाइज मींस बहुत ही लिमिटेड इंडियंस को ही इधर राइट था टू वोट इन दिस इलेक्शन रिगार्डिंग कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो सरकार को कितना टैक्स पे कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है। सो लिमिटेड इंडियंस को ही राइट था टू वोट इन दिस इलेक्शन इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले में जाने वाले मेंबर्स को वोट करेंगे। सो इट्स अ इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो आपको इससे समझ आ गया होगा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें जो इलेक्शन हुआ वो पार्टली इलेक्टेड है एंड पार्टली नॉमिनेटेड है। सो ये हमने पढ़ा कैबिनेट मिशन प्लान के फ्रेमवर्क को। अब इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर जुलाई अगस्त 1946 में इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिलती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट्स मिलती हैं, और हमारे कुछ अदर स्मॉल ग्रुप्स हैं जिन्हें 15 सीट्स मिलती हैं। बट इंटरेस्टिंगली जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्हें कैबिनेट मिशन प्लान में 93 सीट्स थी, उसमें से एक भी प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हो चुके हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर रेडी हो गई है। सो और 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, और इस मीटिंग को मुस्लिम लीग बाइकआउट कर देती है। क्या कह के? वही उनका सेम इंटरेस्ट कि उन्हें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, दैट इज पाकिस्तान। एंड ऑन 9 दिसंबर 1946 Dr. Sachidanand Sinha was elected as a temporary president. So the first meeting of the Constituent Assembly, which was held on 9 December 1946, was presided over by Dr. Sachidanand Sinha. और 11 दिसंबर 1946 मतलब 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as a president of the Constituent Assembly, और हमारी Constituent Assembly के 2 वाइस प्रेसिडेंट्स बनाए जाते हैं, एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णमाचारी।